पिछले क्लास में हम लोगों ने सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर फर्मी एनर्जी, फर्मी मोमेंटम, फर्मी वेलोसिटी की बात किया था। और अगर आपको पिछले लेक्चर के रिजल्ट्स याद हों जो लगभग अंत में हम लोगों ने समराइज़ किया था, तो सर्टेन मेटल्स के लिए फर्मी एनर्जी का वैल्यू हम लोगों ने लिखा था और कॉपर के लिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल फर्मी एनर्जी का वैल्यू आया था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निश्चित रूप से ये जो फर्मी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, दैट इज़ फार लार्जर देन व्हाट कैन बी generated thermally, so it was certainly not related to thermal fluctuations और पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है और उतना ज़्यादा जो एनर्जी आ रहा है, हम लोगों ने ये भी एस्टिमेट किया था कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के लिए लगभग 80,000 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होगी अगर थर्मली जनरेटेड होगा तब, जबकि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन का होता है। तो वो निश्चित रूप से क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स के वजह से वो सारी चीज़ें आ रही थी। फर्मी वेलोसिटी भी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास का आ रहा था और हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के अंदर मीन फ्री पाथ 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास का आ रहा था, विच वॉज मच लार्जर दैन लैटिस स्पेसिंग ऑफ आयन्स इनसाइड लैटिस। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप याद करें, हम लोगों ने कहा था कि अगर एक एक्सिस पर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट करें विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और एक एक्सिस पर अगर हम लोग एनर्जी को प्लॉट करें, हम लोग जो ये सबस्क्रिप्ट के लगाते हैं, के इज़ वेव वेक्टर, जिसको यूजुअली हम लोग मोमेंटम वेक्टर भी बोल रहे थे, के स्पेस को मोमेंटम स्पेस बोल रहे थे। तो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन के, आपको याद होगा ई के, मतलब अगर मोमेंटम वेक्टर के है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी ई के, वो होता है h क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m। सो एनर्जी इज रिलेटेड टू के वेक्टर, मोमेंटम इज रिलेटेड टू के वेक्टर, और इसलिए हम लोग एनर्जी के का फंक्शन होता है, इसलिए यूजुअली इसको हम लोग ई के लिखा करते हैं। तो एट 0 केल्विन ये ग्राफ कैसा आता था? हम लोगों ने कहा था कि अप टू फर्मी एनर्जी, अप टू ईएफ, सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं, उनके ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 100% होती है। और एट 0 केल्विन ये कुछ ऐसा होता था, ये है EF फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी तक इतना एनर्जी वाले स्टेट के भी ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 1, इतना एनर्जी वाले स्टेट के भी ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 1, इतना एनर्जी वाले स्टेट के भी ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 1, सब की प्रोबेबिलिटी 1। तो 0 से लेकर के EF तक जितने भी स्टेट्स हैं वो 100% ऑक्युपाइड होंगे, उनके ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी एट 0 केल्विन, और EF से ज़्यादा एनर्जी वाले सारे के सारे स्टेट्स एम्प्टी होंगे सॉलिड के अंदर में। ये बात हम लोगों ने किया था और इसके आधार पर हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स भी निकाल सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट सॉलिड में कितना है और उसमें से कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं एट 0 केल्विन, और हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन। लेकिन अगर आप थोड़ी बारीकी से सोचें
तो दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या अंदाज़ा मिल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम निकालना चाहें कि सॉलिड के अंदर टोटल कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं पार्टिकल्स को रहने के लिए, उस सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके द्वारा ऑक्युपाई किए जाने के लिए टोटल कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं, ये हम निकाल सकते हैं। 0 से EF तक टोटल कितने स्टेट्स हैं, EF के बाद 0 से इन्फिनिटी के बीच टोटल कितने स्टेट सॉलिड के अंदर में अवेलेबल हैं, ये सारी बातें हम निकाल सकते हैं। और हम लोग कैसे निकालते थे उसको, तो हम लोगों ने एक तरीका अपनाया था पिछले लेक्चर में कि अगर मोमेंटम स्पेस में ओरिजिन एक एक्सिस है kx ky kz, आपको याद होगा, अभी भी हम लोग उसकी बात करेंगे। और हम लोगों ने मोमेंटम स्पेस में एक ऐसा स्फेरिकल शेल इमेजिन किया था, मान लीजिए k रेडियस और dk थिकनेस का। तो इन दोनों के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच का वॉल्यूम जो होगा वो 4 पाई k स्क्वायर dk लिखा जा सकता है। और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो अवेलेबल होता है सॉलिड के अंदर किसी पार्टिकल को रह पाने के लिए, या वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो एक अलाउड स्टेट को कंटेन करता है, वो 2 पाई बाई एल क्यूब था। तो हम लोग ये बात किए थे कि 2 पाई बाई एल होल क्यूब इतना वॉल्यूम में एक स्टेट होता है, तो यूनिट वॉल्यूम में 1/2 पाई बाई एल होल क्यूब इतने स्टेट्स होंगे। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना स्टेट, तो यहाँ से यहाँ के बीच के वॉल्यूम में इतने वॉल्यूम में कितने स्टेट्स होंगे, यहाँ से यहाँ के बीच के वॉल्यूम में, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएगा 1/2 पाई बाई एल का होल क्यूब। यूनिट वॉल्यूम में इतना यूनिट वॉल्यूम में इतने स्टेट्स अवेलेबल होंगे, तो इतना वॉल्यूम में 4 पाई k स्क्वायर dk, इतने वॉल्यूम में कितने स्टेट्स होंगे, तो इतना। और एक स्टेट में 2 पार्टिकल रह सकता है, तो उस हिसाब से कहिए 2 स्टेट अवेलेबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें 0 से इन्फिनिटी के बीच, तो टोटल कितने स्टेट्स अवेलेबल होंगे वो मिल जाएंगे। और अगर इसको 0 से kf के बीच हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से यहाँ के बीच टोटल कितने स्टेट्स अवेलेबल होंगे वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल कितना स्टेट्स अवेलेबल है मोमेंटम स्पेस में या एनर्जी स्पेस में पार्टिकल्स को रहने के लिए या पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्युपाई किए जाने के लिए, ये हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर n इज वेरी लार्ज नंबर, तो टोटल स्टेट्स तो n है, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि क्या ये स्टेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यहाँ से यहाँ के बीच, क्या यूनिट एनर्जी इंटरवल में इस एनर्जी के आसपास जितने स्टेट्स हैं, यूनिट एनर्जी इंटरवल में इस एनर्जी के पास क्या उतने ही स्टेट्स होंगे। मतलब किसी गिवन एनर्जी, सपोज कीजिए एट E इज इक्वल टू EK, इस एनर्जी के पास, इस एनर्जी वैल्यू पर EK से EK प्लस DEK, इस एनर्जी इंटरवल में टोटल कितने स्टेट्स होंगे, अगर हम लोग ऐसा जानना चाहें। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात आती है। सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में, सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल, अगर मोमेंटम स्पेस में बात कर रहे हैं तो पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल,
अगर एनर्जी स्पेस में बात कर रहे हैं तो पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। तो सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट एनर्जी इंटरवल या पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल में कितने स्टेट्स होते हैं वो कहलाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे उसकी बात अभी हम लोग करते हैं। लेट अस सी, अगर हम लोग के स्पेस में मतलब मोमेंटम स्पेस में हम लोगों ने कहा था कि के एक्स के वाई और के जेड का एक सेट एक पार्टिकुलर मोमेंटम स्टेट को बताता है, और वैसे वैसे बहुत सारे मोमेंटम स्टेट्स के एक्स के वाई के जेड के बहुत सारे सेट्स अवेलेबल होते हैं सॉलिड के अंदर। तो के एक्स के वाई और के जेड तीनों जहां पर जीरो हो के एक्स इज जीरो, के वाई इज जीरो, के जेड इज जीरो, दैट मोमेंटम स्टेट इन मोमेंटम स्पेस इज 0 0 0। वहां पर हम लोग ऑरिजिन ले लेंगे मोमेंटम स्पेस में, और उसको ऑरिजिन ले करके अगर हम लोग इधर के वाई को प्लॉट करें, इधर के एक्स को प्लॉट करें, इधर के जेड को प्लॉट करें, और इस मोमेंटम स्पेस में, ये मोमेंटम स्पेस है, हम लोग के रेडियस का एक स्फेयर लें और एक दूसरा स्फेयर लें, स्फेरिकल शेल कहना चाहिए, और दूसरा स्फेरिकल शेल लें के प्लस डी के रेडियस का। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोमेंटम स्पेस में हम लोग एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं ऑफ रेडियस के एंड थिकनेस डी के विथ इट्स ऑरिजिन, विथ इट्स सेंटर एट ऑरिजिन, विथ इट्स सेंटर, इस स्फेरिकल शेल का सेंटर मोमेंटम स्पेस के ऑरिजिन पर है, जिसके के एक्स के वाई के जेड का वैल्यू 0 0 0 है। तो इस मोमेंटम स्पेस में हम लोग के रेडियस का एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर रहे हैं, के रेडियस और डी के थिकनेस का, जिसका कि सेंटर ऑरिजिन पर है, जिसका मोमेंटम स्टेट 0 0 0 के एक्स के वाई के जेड 0 है। तो यहां से यहां के बीच ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है के से के प्लस डी के बीच, यहां से यहां के बीच मोमेंटम स्पेस में कितना वॉल्यूम होगा, अभी तुरंत इसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो मोमेंटम स्पेस में के से के प्लस डी के बीच का वॉल्यूम होगा 4 पाई के स्क्वेयर डी के। दिस कैन वेरी इजीली बी शोन। ये मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम होगा के से के प्लस डी के बीच। तो के से के प्लस डी के बीच कितने अलाउड मोमेंटम स्टेट्स होंगे? इस मोमेंटम स्पेस में यहां से यहां के बीच के वॉल्यूम में कितने अलाउड मोमेंटम स्टेट्स अवेलेबल होंगे? मोमेंटम स्टेट्स मतलब क्वांटम स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स, जहां पर पार्टिकल रह सकता है, जिन स्टेट्स को पार्टिकल्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, वैसे कितने स्टेट्स अवेलेबल होंगे? तो यूनिट वॉल्यूम में कितने स्टेट्स होते हैं? तो हम लोग को पता है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये बातें कर चुके हैं कि 2 पाई बाई एल, 2 पाई बाई एल होल क्यूब, इतना वॉल्यूम में एक स्टेट होता है, एक अलाउड स्टेट होता है सॉलिड के अंदर। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने स्टेट्स होंगे? 1/2 पाई बाई एल होल क्यूब
यूनिट वॉल्यूम में इतना स्टेट, तो इतने वॉल्यूम में कितना स्टेट, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस in a spherical volume between k and k plus dk। तो वो हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में इतना स्टेट, तो इतना वॉल्यूम में इतना स्टेट, इतने स्टेट्स अवेलेबल होंगे। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस बिटवीन k and k प्लस डी के। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए तो ये एल क्यू ऊपर चला जाएगा। एंड व्हाट इज एल क्यू? एल क्यू इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो उसको अगर हम लोग V लिख दें, जो आपका मेटालिक सॉलिड है, जो क्यूबिकल सॉलिड हम लोगों ने लिया था, लेंथ L, ब्रेथ L, हाइट L का एक मेटल का क्यूब जो हम लोगों ने कंसीडर किया था, उसका वॉल्यूम है। तो ये L क्यू ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर हम लोग V लिख दें, तो V अपॉन 2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर डी के। इतने स्टेट्स अवेलेबल हैं। इसको हम लोग अगर n कहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि हर स्टेट में 2 पार्टिकल रह सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो 2 स्टेट है वो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई आप कर दें, तो इतने स्टेट्स हैं। हम ये मान रहे हैं कि एक स्टेट में एक पार्टिकल है, तो इतने स्टेट्स हैं अवेलेबल पार्टिकल्स को रहने के लिए मोमेंटम स्पेस में k से k प्लस डी के बीच। तो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल क्या हो जाएगा? पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, n अपॉन वी। तो n अपॉन वी पहले हम लोग लिख लेते हैं। n अपॉन वी क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स, नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिटवीन इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस, इन मोमेंटम स्पेस बिटवीन k एंड k प्लस डी के। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर डी के। और ये एक तरह से क्या है? 4 पाई के स्क्वेयर डी के एक तरह से क्या है? मोमेंटम स्पेस में लिया गया एक वॉल्यूम एलिमेंट है।
मोमेंटम स्पेस में जो हम लोगों ने के रेडियस और डी के थिकनेस का एक स्फेरिकल एलिमेंटल शेल लिया, उसका वॉल्यूम है। मतलब मोमेंटम स्पेस में लिया गया एक वॉल्यूम एलिमेंट है। इसको यूजुअली d3k से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2/2 पाई होल क्यूब d3k। और अगर इसमें अब एक कंडीशन और लगा दें, नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल और इन पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। अगर मोमेंटम स्पेस में बात करेंगे तो इन पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल, तो उसमें डीके को हम लोग 1 ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 4 पाई के स्क्वायर 2/2 पाई होल क्यूब। ऐसा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल इन मोमेंटम स्पेस के स्पेस मोमेंटम स्पेस, और इसी को के स्पेस बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं और इन पर यूनिट एनर्जी इंटरवल इन एनर्जी स्पेस लिख सकते हैं, जिसके साथ आप देखेंगे उसका स्पेस बोलते हैं क्वांटम नंबर स्पेस, एनर्जी स्पेस, मोमेंटम स्पेस, ऐसा बोलते हैं। तो और इन पर यूनिट एनर्जी इंटरवल इन एनर्जी स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये dk1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वायर। और इसी को कहते हैं, अभी हम लोग बोल रहे थे, नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल इन मोमेंटम स्पेस। इसी को कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और इसको यूजुअली हम लोग जीके या डीके से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डी, कैपिटल डी के या जी के, जैसा भी नोटेशन आप लें, इस तरह के नोटेशन से डिनोट करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो जाएगा 2/2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वायर डी के। लेकिन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को यूजुअली हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा करते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स तो कांस्टेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट तो चेंज करने वाला है नहीं, नो मैटर वेदर वी राइट इट in terms of momentum or we write it in terms of energy, because हर momentum state के corresponding energy state होगा। every value of momentum corresponds to certain given value of energy and vice versa। तो आप मोमेंटम के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स सेम मिलेंगे, नो मैटर वेदर यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि जैसे हम लोग कह रहे थे कि मोमेंटम स्पेस में के से के प्लस डी के बीच कितने स्टेट्स होंगे, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कि वो होगा 1/2 पाई
होल क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम में अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मोमेंटम स्पेस बिटवीन के एंड के प्लस डी के, तो ये हो जाता है रादर 2/2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर डी के। और इस चीज को हम लोगों ने कह दिया डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी के डी के। तो इसी तरह से अगर हम लोग ये बोलें कि एनर्जी ई के से ई के प्लस डी ई के बीच टोटल कितने स्टेट्स होंगे, तो उतने ही स्टेट्स होंगे जितना के से के प्लस डी के बीच होंगे, उतने ही स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ई के, और के प्लस डी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ई के प्लस डी ई के। तो अगर हम लोग ये बताना चाहें कि सॉलिड के पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी ई के से ई के प्लस डी ई के बीच के एनर्जी वाले कितने स्टेट्स अवेलेबल होंगे, तो उतने ही स्टेट्स होंगे जितने स्टेट्स सॉलिड के पर यूनिट वॉल्यूम में मोमेंटम के से के प्लस डी के बीच होंगे। मतलब जी के डी के इज इक्वल टू जी ई के डी ई के, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट द टोटल नंबर ऑफ states, the total number of allowed states in solid, या कहें इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ solid will remain same, no matter whether it is written, no matter whether it is written in terms of momentum or in terms of energy, in terms of energy। इस बात को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? So what I am telling is that implies जितना होगा जी के डी के उतना ही होगा जी ई के डी ई के, where जी ई के also is density of states written in terms of energy। जी ई के क्या बता रहा है? जी ई के also is density of states, density of states ही है ये, in terms of energy, in terms of energy। इसका क्या मतलब होगा? What does this mean? एनर्जी EK के पास, एट एनर्जी EK, ऐसा बोले, एट एनर्जी EK, सॉलिड के अंदर इतना एनर्जी EK एनर्जी के पास, एट एनर्जी EK पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में कितने अलाउड स्टेट्स होंगे, उसको बताएगा GEK। और GEK DEK क्या बताएगा? सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी EK से EK प्लस DEK के बीच के एनर्जी वाले कितने अलाउड स्टेट्स अवेलेबल होंगे, ये बताएगा GEK DEK। सो GEK भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ, रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी,
और जी के भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है रिटेन इन टर्म्स ऑफ के वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर, एक ही बात है। बट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में हम लोग ज़्यादातर एनर्जी के टर्म्स में लिखा करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग जी ई के को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम के, जी ई के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी के डी के बाई डी ई के, ऐसा। इसका एक ऑर्डर नंबर दे देते हैं 1। नाउ सी, नाउ दी मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल। हम लोग पार्टिकल इन ए बॉक्स से पढ़ते आ रहे हैं और कई बार इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि ई के क्या होता है। ई के कैन बी रिटन एज h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m के स्क्वेयर। मोमेंटम के, वेव वेक्टर के, मोमेंटम के करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी ई के, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं h क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m। और यहाँ से हम लोग के स्क्वेयर को कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ से के स्क्वेयर लिखें इन टर्म्स ऑफ ई के तो ये हो जाएगा 2m ई के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2m ई के डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वेयर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। और k कितना हो जाएगा, तो इसका पावर हाफ हो जाएगा। अब डी ई के ये तो कांस्टेंट है, सो ई के डिपेंड्स अपॉन के के अलग अलग वैल्यूज के लिए ई के अलग अलग मिलेगा। तो ई के फंक्शन है के का, तो अगर ई के को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू के, व्हाट डू वी गेट, तो डी ई के बाई डी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप सिंपल डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर n वाला फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 2k, 2 से 2 कैंसल आउट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाई m इंटू के, ऐसा हो जाएगा। और अब यहाँ देखिए तो जी ई के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं जी के डी के बाई डी ई, जी के डी के बाई डी ई के, ऐसा। और ये क्या हो जाएगा, तो जी के हम लोगों ने किसको कहा था, आप याद कीजिए, जी के हम लोगों ने कहा था 2/2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर को, और डी के बाई डी ई को हम लोग लिख सकते हैं 1/डी ई के बाई डी के, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ सी व्हाट डू वी गेट, सो जी ई के विल बी, बहुत आसानी से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर को हम लोग लिख दे सकते हैं कितना, 2m ई के स्क्वेयर को हम लोग लिख सकते हैं 2m ई के बाई h क्रॉस स्क्वेयर, और 1/डी ई के बाई डी के, और डी ई के बाई डी के हमें पता है, तो 1/ इतना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m चला जाएगा ऊपर और नीचे में आ जाएगा h क्रॉस k, और k का वैल्यू फिर इतना लिख दीजिए, k का वैल्यू फिर से आप लिख दे सकते हैं इतना।
2m e के पावर हाफ और h क्रॉस ऊपर चला जाएगा, h क्रॉस ऊपर चला जाएगा। तो जी ई के को हम लोग लिख सकते हैं जी के वॉज 2/2 पाई का होल क्यूब 4 पाई के स्क्वेयर इज दिस 2m e के बाई h क्रॉस स्क्वेयर, और डी के बाई डी ई के था तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डी ई के बाई डी के। तो 1 अपॉन इतना करेंगे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वेयर, के चला आएगा नीचे और k का वैल्यू फिर हम लोगों ने यहां से रख दिया 2m e के का पावर हाफ और h क्रॉस ऊपर चला गया और m भी ऊपर चला गया। तो ये हो गया जी ई के। और ये अब हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो अब देखिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। जी ई के कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा 8 पाई और नीचे में हो जाएगा 2 पाई का होल क्यूब, और ये हो जाएगा h क्रॉस से एक h क्रॉस को हम लोग कट कर दे सकते हैं। तो यहाँ m का पावर हाफ बचेगा। ये 8 पाई हम लोगों ने ले लिया, ये 2 बच गया और इस m से ये m का पावर हाफ हो गया और ये ई के का पावर हाफ हो गया, और ऊपर में एक m और है तो ये 3/2 हो जाएगा, और नीचे में बच जाएगा h क्रॉस क्यूब और एक √2, तो ये 2 का पावर भी हाफ हो जाएगा ऐसा। और हम लोगों को पता है, इसको अगर हम लोग मिटा दें, हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था फर्मी एनर्जी का वैल्यू। EF कितना आया था आप याद करें, h क्रॉस स्क्वेयर बाई 2m 3 पाई स्क्वेयर n का पावर 2/3, ऐसा ही कुछ आया था 3 पाई स्क्वेयर n का पावर 2/3। तो अगर EF का पावर हम लोग 3/2 ले लें तो ये आ जाएगा h क्रॉस क्यूब बाई 2m का पावर 3/2 और इंटू 3 पाई स्क्वेयर n, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो 2m का पावर 3/2 अपॉन h क्रॉस क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई स्क्वेयर n बाई EF का पावर 3/2। और इसके टर्म्स में अगर हम लोग इस GEK के एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो थोड़ा इसको आप और सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं। देखिए तो इसको हम लोग 2m का पावर 3/2 बाई h क्रॉस क्यू यहां पर है, और ये 2 को अगर एक 2 को इसके साथ हम लोग ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, नीचे में 2 पाई होल क्यूब, तो ये रह जाएगा, और एक 2 अगर इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2m का पावर 3/2 अपॉन h क्रॉस क्यूब और EK का पावर हाफ, ऐसा आ जाएगा। और 2m का पावर 3/2 अपॉन h क्रॉस क्यू का वैल्यू आप यहां से रख दें, तो अब हम लोग लिख सकते हैं GEK विल बी 4 पाई अपॉन 2 पाई होल क्यूब,
और 2m का पावर 3/2 अपॉन h क्रॉस क्यू हो जाएगा 3 पाई स्क्वेयर n अपॉन EF का पावर 3/2 EK का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई क्यूब इंटू 3n बाई 4 पाई क्यूब इंटू 3n अपॉन 8 पाई क्यूब EF का पावर 3/2 EK का पावर हाफ, पाई क्यू एंड पाई क्यू कैंसिल्स आउट, तो GEK निकल गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EK, उसका वैल्यू निकल गया 3n/2 EF का पावर 3/2 EK का पावर हाफ, ऐसा। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी EK का एक्सप्रेशन हो गया। और इन टर्म्स ऑफ K हम लोगों ने GK भी लिखा था, आपको याद होगा, ये था 2/2 पाई होल क्यूब 4 पाई K स्क्वेयर, ये था GK और ये है GEK। ये भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये है इन टर्म्स ऑफ K मोमेंटम। तो यहां से हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मीनिंग क्या हुआ ये समझाने की कोशिश भी मैंने किया कि एट एनर्जी EK सॉलिड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में कितने अलाउड स्टेट्स होंगे, और नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स अवेलेबल इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिटवीन एनर्जी EK एंड EK प्लस DEK, तो वो हो जाएगा GEK DEK। और यहां से अब एक चीज आप देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर हम लोग करना चाहेंगे। अगर EK बराबर EF हम लोग ले लें, हम लोग फर्मी एनर्जी के पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है ये देखना चाहें। एट एनर्जी EF व्हेन EK इज इक्वल टू EF, फर्मी स्फेयर जो लिया था पिछले क्लास में हम लोगों ने, फर्मी स्फेयर के सरफेस के पास पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में कितने अलाउड स्टेट्स अवेलेबल होते हैं पार्टिकल्स को रहने के लिए। अगर उसका एक जस्ट मेंटल पिक्चर बनाना चाहें, कि एस्टिमेट देखना चाहें, if EK is equal to EF then what will be GEK? GEK is 3n/2 और ये हो जाएगा EF का पावर हाफ, और नीचे हम लिख सकते हैं EF इंटू EF का पावर हाफ, तो नीचे में बच जाएगा EF। और अगर आप कॉपर की बात करें, आप पिछले लेक्चर को याद करें, फॉर कॉपर n कितना था 8.45 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब था। और EF कितना आया था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। तो EF का वैल्यू हम जानते हैं कॉपर के लिए, n का वैल्यू हम जानते हैं, तो मोटा मोटी जो कॉपर में होगा हर मेटल में उसी के आसपास के वैल्यूज होंगे। और आप देख सकते हैं कि अगर इन वैल्यूज को आप यहां पर रखेंगे तो ये जो GEF आ जाएगा इन कॉपर फर्मी एनर्जी के पास का डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो आ जाएगा, ये नियरली 10⁻22 स्टेट्स इन पर यूनिट एनर्जी इंटरवल आएगा। You can see how large number of states are there in per unit energy interval। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इंटरवल में इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होते हैं एट एनर्जी EK। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं यहां पर जवाब देना चाहता हूं।
जो आप में से बहुतों के दिमाग में ये सवाल पता नहीं पिछले 3 लेक्चर से उठ रहा होगा कि जब हम कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमें निकालना है, तो हमने क्या कर दिया था, टोटल नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स अगर निकालना हो, और अब अगर हम डेंसिटी ऑफ अ स्टेट के टर्म्स में भी बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में, सॉलिड के पर यूनिट वॉल्यूम में जी ई के से ई के प्लस डी ई के बीच के एनर्जी से के साथ कितने स्टेट्स होंगे, तो वो होंगे जी ई के डी ई के इतने स्टेट्स होंगे। और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच, और इसको अगर v से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में था, और इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स निकाल लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट निकालना है तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स और उनके ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी एफडी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। अभी तक हम लोग यही काम कर रहे थे। तो आप पूछ सकते हैं कि जब स्टेट्स डिस्क्रीट है तो हमें समेशन करना चाहिए था, हमें समेशन जी ई के डी ई के मल्टीप्लाइड बाई वी वेयर ई के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ करना चाहिए था। हम लोगों ने इंटीग्रेशन क्यों किया? दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन जिसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं कि सॉलिड के अंदर जब आप कहते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और आप कहते हैं ई के इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई 2m, और k का वैल्यू 2 पाई बाई एल एन की निकालते हैं आप, तो ये 2 पाई स्क्वेयर एल स्क्वेयर एन स्क्वेयर ऐसी कुछ बातें आप करते हैं। तो L अगर बहुत कम हो, अगर आप सॉलिड का डायमेंशन बहुत छोटा करना शुरू कर दें, व्हेन L बहुत कम होगा, तो अगर L बहुत कम होगा तो दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का फासला बहुत ज़्यादा होगा, सेवरल टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिल्कुल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। हम लोग कहते हैं कि कन्फाइनमेंट लीड्स टू क्वांटाइजेशन, ऐसा बोला जाता है। जितना ज़्यादा कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे क्वांटाइजेशन उतना ज़्यादा एक्सप्रेस्ड होता चला जाएगा। कन्फाइनमेंट लीड्स टू क्वांटाइजेशन। एल आप जितना कम करेंगे, दो लेवल्स के एनर्जी का डिफरेंस उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। सेवरल टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एल बहुत छोटा हो जाए, एंगस्ट्रम्स यूनिट से छोटा हो जाए, तो वैसा हो जाएगा। बट अगर मेटल या सॉलिड के अंदर की बात कर रहे हैं तो एल इज एप्रेसिएबली लार्जर, और जब ये लार्जर होता है तो ये फैक्ट है कि एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, मोमेंटम स्टेट्स डिस्क्रीट होते हैं, वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, लेकिन दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का फासला बहुत कम होता है, बिकॉज पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में, पर यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी में बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं सॉलिड के अंदर में, जो डायमेंशन हम लोग मेटल्स का लेते हैं उसमें, और वो लगभग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी लेवल्स के तरह की स्थिति बन जाती है। और थोड़े अप्रॉक्सीमेशन के साथ अगर आप समेशन की जगह पर इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इस नोशन के साथ हम लोग इंटीग्रेट करके सारी बातें करते चले जा रहे थे, बिकॉज हम लोग सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और उसका जो डायमेंशन होता है उस डायमेंशन में दो एनर्जी लेवल्स के एनर्जीज के बीच का फासला बहुत कम होता है। डिस्क्रीट हैं नो डाउट, लेकिन वहाँ आप इंटीग्रेट
समेशन की जगह इंटीग्रेशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब अभी देना मैं मुनासिब समझता था। और अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स की बातें अब यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि एट 0 केल्विन क्या होता है। एट 0 केल्विन FD का E के साथ ग्राफ ऐसा होता है। ये है EF, ये है 1, और ये सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं और ये सारे के सारे स्टेट्स एम्प्टी होते हैं। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि GEK जो है, GEK इट इज प्रोपोर्शनल टू EK का पावर हाफ। गिवन मटेरियल के लिए सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू EK का पावर हाफ। तो इसका वेरिएशन पैराबोलिक होने वाला है। अगर इधर हम लोग EK प्लॉट करें और इधर GEK प्लॉट करें तो इसका वेरिएशन पैराबोलिक होने वाला है। और कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड होंगे, अगर एक एक्सिस पर हम इन दोनों का प्रोडक्ट प्लॉट करें, इधर हम लोग एनर्जी EK को प्लॉट करें और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लॉट कर दें, तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स मिल जाएंगे। तो इसका और इसका प्रोडक्ट होगा दोनों का। तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो वो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके का जाएगा। और एट E इज इक्वल टू EF, यहां तक इस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं क्या, GEK और FDEK दोनों का प्रोडक्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होंगे और इसके बाद के एनर्जी के सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। लेकिन अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अगर आप मेटल का, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप 0 केल्विन पर बात नहीं कर रहे हैं, आप एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। आप एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां से यहां तक के एनर्जी वाले सारे स्टेट्स तो कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं। और इवन आप रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड को रखते हैं तो आपको मैंने बताया कि जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत कम है। तो यहाँ के स्टेट जो हैं, इतनी एनर्जी वाला जो स्टेट है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी मिलेगा और यहाँ से यहाँ का फासला 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो वो इसके जस्ट आगे के स्टेट में अगर जाना भी चाहेगा, उस एनर्जी को लेकर के उससे ज़्यादा एनर्जी वाले स्टेट में जाना भी चाहेगा, तो वो कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। इसलिए जो भी चेंजेज आएगा वो फर्मी सरफेस के पास, और फर्मी एनर्जी के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर का सारा स्टेट एम्प्टी है। और एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन ये ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा। अगर एक एक्सिस पर आप EK प्लॉट करते हैं और एक एक्सिस पर FD एज ए फंक्शन ऑफ EK प्लॉट करते हैं एट T नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, तो पहले क्या था? पहले था कि EF तक का सारा स्टेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड था और उसके बाद वाले सारे एम्प्टी थे एट 0 केल्विन। अब क्या होगा? अब EF के पास के कुछ इलेक्ट्रॉन, फर्मी सरफेस के पास के कुछ इलेक्ट्रॉन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके बाद के जो एम्प्टी स्टेट्स हैं उसमें चले जाएंगे और इधर का कुछ स्टेट सब खाली हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर इसको उल्टा करके हम लोग ऐसे दिखाएं
इस पर हम लोग एफ डी ई के दिखाएं और इस पर हम लोग ई के दिखाएं, तो पहले था क्या, एफ डी 1 था, कहाँ तक ई एफ तक। अब क्या है, ये है ई एफ। तो अब इसके पहले के कुछ स्टेट्स जो हैं वो खाली हो जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये पूरा फील्ड था, यहाँ तक पूरा फील्ड था, ये पूरा एम्प्टी था, ये कंप्लीटली फील्ड था और ये पूरा एम्प्टी था। अब इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने शुरू हो जाएंगे, तो फर्मी सरफेस के नीचे का फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी का कुछ स्टेट एम्प्टी हो जाएगा और फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का कुछ स्टेट ऑक्युपाइड हो जाएगा। तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके का नहीं रहेगा। और जी ई के तो प्रोपोर्शनल टू ई के का पावर हाफ है, तो इसका नेचर तो वैसा ही होगा। अगर इस पर ई के प्लॉट करें, इस पर जी ई के प्लॉट करें, तो इसका वेरिएशन तो वैसा ही होने वाला है। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर प्लॉट करें, इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर प्लॉट करें, जी ई के एफ डी ई के, इसको प्लॉट करें तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ये फर्मी सरफेस के पास इसके बाद की इससे ज़्यादा एनर्जी के कुछ स्टेट्स भी ऑक्युपाइड हो जाएंगे और इसके पहले के स्टेट्स, इसके जस्ट पहले के कुछ स्टेट्स एम्प्टी रहेंगे और बाकी सारे ऑक्युपाइड रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन अब इनका होगा नियर एट टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन। तो आज हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अगले क्लास में अब हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल के आधार पर और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लेते हुए किस तरह से सोमरफेल्ड ने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।